सबसे पहले तो आपका टेक, बदलते हुए जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में यूरोपियन यूनियन के भारत के इतना नजदीक आना, इस रिश्ते को और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को बदलते प्रभावों के बीच में आप कैसे रीड करते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इस विषय को मैं 3 भागों में तोड़कर आपके सामने पेश करना चाहूंगा। सबसे पहला पार्ट जो हमें समझना होगा कि इंडिया विश्व में कुछ ही देश हैं जिनके साथ व्यापार करके लाभ कमाता है। उनमें यूरोपियन यूनियन सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जिससे हम डॉलर कमाते हैं। अमेरिका के बाद लगभग $15 बिलियन साल के हिसाब से हम ईयू के साथ ट्रेड करके कमाते हैं। एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम। तो भारत के लिए निश्चित ही यूरोप फायदे का सौदा है आफ्टर अमेरिका। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब आगे बढ़ते हैं, दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में जब आप एंट्री करते हैं तो नाम जर्मनी का नंबर 3 पर आता है। नंबर 3 पर बैठा जर्मनी यूरोप की कुल जीडीपी का 24% हिस्सा पार्टनर करता है। आज यूरोपियन यूनियन जिसकी चर्चा अपन साथ में कर रहे हैं, वो भारत के साथ 16 बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर चुका है। यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला, ब्रेक्जिट के माध्यम से बाहर निकला ब्रिटेन ऑलरेडी पिछले साल भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है। यूरोपियन यूनियन एज ए कंबाइंड भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। 16 बार बातचीत हो चुकी है। ताजा पीयूष गोयल जी का बयान है कि जल्दी ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। मतलब यह है कि भारत को डर है कि कहीं अगर हमने यूरोप से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया तो जो हम हर साल $15 बिलियन इनसे कमाते हैं, कहीं यूरोपियन देश अपनी उच्च तकनीक से हमारे देश को फ्लड ना कर दें और हमारे देश में सस्ते माल को अपने देश में, क्योंकि समझने वाली बात यह है ना कि आज हम 140 करोड़ हैं, जर्मनी हमसे ऊपर बैठा हुआ है 8 करोड़ की आबादी के साथ। 8 करोड़ की आबादी पे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और भारत की 140 करोड़ पर 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी। उपभोक्ता हमारे पास ज्यादा है और जब हमारे पास कंज्यूमर ज्यादा है तो उन लोगों की मशीनें हमें अपने बाजार के रूप में देखती हैं। तो जब भारत के साथ यूरोप की बात होती है, सोचने की बात जरूर है कि वो हमारे साथ अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। वास्तविकता यह है कि हम बड़ा बाजार हैं और हमें हर कोई चाहता है। तो जब भी हम यूरोप के भारत के प्रति रुख को देखें तो इतिहास को याद रखें कि पहले भी यूरोपियंस ने हमें याद इसी तरह से किया था कि इनके साथ व्यापार करके 2 पैसे कमाएंगे। वेरी वेल सेड सर। संजीव श्रीवास्तव साहब, ये बताइए कि अमेरिका का जिक्र बार बार होता है, चाइना का जिक्र बार बार होता है, यूरोपियन यूनियन का भारत के साथ आना, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर भारत को देखना। क्या आपको लगता है कि जो ट्रंप का व्यवहार रहा है या ट्रंप की पॉलिसीज, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम पर जिस तरीके की पॉलिसीज वो लेकर आ रहे हैं, एक प्रेशर टैक्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को संभव है ऐसा लगता हो कि एक डिपेंडेंट पार्टनर अमेरिका ना होकर भारत ज्यादा एक डिपेंडेंट पार्टनर और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनर हो सकता है, न सिर्फ व्यापार के लिहाज से बल्कि अपनी सुरक्षा के लिहाज से भी? क्या यह भी एक टर्निंग पॉइंट है इस मुलाकात की मजबूती के साथ? अनम्यूट करेंगे संजीव सर। नहीं संजीव सर आप, हाँ बोलिएगा सर। जी मेरी आवाज आ रही है? यस सर, परफेक्ट। हाँ, देखिए पूर्णिमा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में विशाल संभावनाएं, अपार संभावनाएं मौजूद है। अनटैप्ड पोटेंशियल भारत के बाजारों में मौजूद है। भारत वर्तमान समय में विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है और जाहिर है कि ये जो और जाहिर है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राष्ट्र है और ये जो भारत है उसमें पूरा जो विश्व बड़ी संभावनाएं देखता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज का जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो अपने अनेक विजनरी इनिशिएटिव्स के माध्यम से वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अनेक तरीके के जो रिफॉर्म्स पहले ही करके बड़े संभावनाओं को पैदा कर चुका है और अब भारत का लक्ष्य आने वाले समय में एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग बेस के तौर पर भी अपने आप को डेवलप करने का है। भारत की जो प्रोएक्टिव और बहुत ही रिफॉर्म जो पॉलिसीज हैं उसकी वजह से पूरे विश्व में एक निवेश का अनुकूल वातावरण बन रहा है। भारत जाहिर है कि टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में भी एक बड़े एडवांसमेंट्स को रखता है और विश्व को जाहिर है अनेक इन सारी विषयों की वजह से भारत में अपार संभावनाएं दिखती हैं। यूरोपियन यूनियन भी भारत से बड़ी अपेक्षा रखता है और मैं भी विशेष रूप से मैं जर्मनी की बात करूं तो जर्मनी जो कि यूरोपियन यूनियन की सबसे मजबूत इकोनॉमी है और सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो जाहिर है कि भारत के साथ एक गहरा कोलैबोरेशन चाहती है।
चांसलर मर्ज जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और जो जिस तरीके के दोनों नेताओं के बीच के जो आप जेस्चर्स देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें, वो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि दोनों ही देशों के नेताओं के बीच में और दोनों ही देशों के एस्टेब्लिशमेंट के बीच में एक गहरी केमिस्ट्री पहले से स्थापित है। ये जो भारत और जर्मनी है अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25th एनिवर्सरी को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे तो ये संबंध 75 वर्ष पुराने हैं, लेकिन जाहिर है कि अब ये इसका जो लेवल है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का लेवल का है। और पूर्णिमा जी, मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि एक ऐसे समय में कि जब पूरे विश्व में महाशक्तियों के बीच में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता चल रही है, रूल्स बेस्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की साजिशें रची जा रही हैं और एक औपनिवेशिक टेंडेंसीज बढ़ती जा रही हैं, और जाहिर है कि राष्ट्र जिम्मेदार तरीके का व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अभी वेनेजुएला में जो कुछ हुआ वो इसका एक उदाहरण है। ऐसे में भारत और जर्मनी जैसे जो रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र हैं, उनकी वैश्विक मामलों में भी जो भूमिका है वो बढ़ने जा रही है। और अच्छी बात यह है कि दोनों ही जो राष्ट्र हैं वो इस भूमिका को समझते हैं, जैसा कि अभी आजकल के बयानों में स्पष्ट रूप से दिखा। और उसी तरीके से यूरोप के कई अन्य राष्ट्र हैं, फ्रांस की भी ऐसा ही एक स्थान है, और फ्रांस मेरे असेसमेंट के मुताबिक इसी तरीके की भूमिका अवश्य वो निभाएगा। और विश्व में एक डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने में और जो इसके डिसरप्शंस उसमें हो रहे हैं, जो अनेक तरीके की चुनौतियां उसके लिए पैदा की जा रही हैं, ऐसे में जो भारत और यूरोपियन यूनियन की और उसमें भी विशेष रूप से फ्रांस और जर्मनी जैसे राष्ट्रों की जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण होगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो यात्रा है इसके बाद भारत और जर्मनी के जो संबंध है हायर ट्रेजेक्टरी को अटेन निसंदेह करेंगे। और जाहिर है कि इसका जो मैसेज है वो पूरे विश्व भर में भी जाएगा कि राष्ट्र रिस्पॉन्सिबल तरीके से भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं और अच्छे गहरे कोलैबोरेशन के साथ भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑक्यूपेशन के बारे में ही सोचा जाए और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की बातें सोची जाएं। सकारात्मक तरीके से भी डिप्लोमेसी कंडक्ट की जा सकती है, सकारात्मक तरीके से भी बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। ये मैसेज इस यात्रा से निसंदेह जाता है। ठीक है। प्रोफेसर अंशु जोशी, बीते कुछ समय में भारत की जो पोजीशनिंग है वो बहुत मजबूत हुई है। भारत एक ग्लोबल साउथ की वॉइस के तौर पर, भारत की पॉलिसीज, भारत का बढ़ता दबदबा, भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी और ऐसे बहुत सारे पंख हैं जो भारत ने अपनी उड़ान में इस्तेमाल किए हैं, जो पूरा विश्व भर भी देखता है। लेकिन इसके साथ आप ईयू और साथ ही भारत के इस रिश्ते को कैसे आंकती है, मेरा पहला सवाल ये। और दूसरा, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेडिक्टेबिलिटी आगे बढ़ने को लेकर, ग्रोथ को लेकर, जो उनका विजन है उसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन को लगने लगा है कि नहीं, इसके साथ ना जाके प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ जाया जाए तो वो ज्यादा बेहतर और फायदे का सौदा होगा दोनों देशों के लिए?